सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पाकिस्तान खुद दुनिया में बता रहा है। वो दुनिया में घूम घूम कर ये कह रहा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। ये दावा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने किया। बताया कि जब पाकिस्तान तैयारी कर रहा था तब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर तबाही का बारूद भरकर उड़ा दिया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक पाकिस्तान को साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर गलती की तो फिर से दोबारा हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी रैलियों में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवाद की बर्बादी पर लगातार हमला बोल रहा है। दुनिया को यह बता रहा है कि हिंदुस्तान पहले तो छेड़ता नहीं है और अगर किसी ने छेड़ा तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। आज करेंगे इसी पर चर्चा दहाड़ में, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने क्या कहा वो भी सुनिएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ। हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाए। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा। आज पहला सवाल रहेगा चर्चा में, पीएम मोदी का ऐलान, क्यों कांप रहा है आतंकिस्तान? सिंदूर की सौगंध, आतंक के विनाश का प्रबंध, पीओके का प्रण, अभी शेष है रण। पैनिक, टेंशन, डर, पाकिस्तान का यही है पूरा सच। पीएम का नया वचन, आतंक का फन कुचलेंगे हम। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। परविंदर सेठी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में इस वक्त मौजूद हैं और संजय राणा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ। अनुज माथुर साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। शाजिया इल्मी जी जुड़ेंगे, फिर उसके बाद सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अनुज माथुर साहब, आज ही खबर यह आई कि कैसे डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को मजबूत कर रहा है और साथ ही उसके कुछ नंबर्स भी सामने आए। राजनाथ सिंह की तरफ से नेवी की तारीफ और किस तरीके से साइलेंट डिफेंस नेवी को उन्होंने बताया। आज आईएनएस विक्रांत से उनकी तरफ से भी ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से इस बात को एक बार फिर से दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इन सब बातों को क्लब करते हुए भारत की रणनीति, भारत की मजबूती और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्ट्रैटेजिक एक्शंस को कैसे क्लब किया जाए? पूर्णिमा, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये अभी की बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से अपने स्पीच में 11 तारीख को या 10 को तारीख को जब भी वो स्पीच थी तब उन्होंने क्लियर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म नहीं हुआ है। और आगे जब अगर कुछ होगा, देखिए ऑपरेशन सिंदूर हमको ये समझने की आवश्यकता है पूर्णिमा, ऑपरेशन सिंदूर 2 चरणों में किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर का जो काइनेटिक पार्ट है, जहां पर आपने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई किया था, और जो चरणों में था, पहले चरण में हमने 7 तारीख की सवेरे उनके 9 आतंकवादी अड्डों पर हमला किया और उनको तबाह किया, 24 मिसाइल फायर करे। और उसके बाद जो हुआ वो सब पाकिस्तान द्वारा जो एक्शन लिए गए, जो उनके द्वारा हिमाकत की गई उस दिन रात को या 9 को या 10 को, उसको उसके खिलाफ या उसके एवज में वो हमने वो एक्शंस किए। पूर्णिमा, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम
पाकिस्तान को हमने ये पूरी तरह से बता दिया है कि आप जितना इसको एस्केलेट करोगे, हम उसका उतना उससे थोड़ा ज्यादा मात्रा में आपको इसको डिलीवर कर देंगे। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था हमारा, वो आपके आतंकवादी अड्डों पर हमला करना था। वो हमने आतंकवादी अड्डों पर हमला किया और 9 आतंकवादी अड्डों को हमने नेस्त नाबूद कर दिया। ये पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि देखिए, ये आपको ये बताना जरूरी है कि इसमें हमारी बहुत बड़े जो 2-3 टेक अवेज, बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं कि जितने भी अभी विजिट्स हो रहे हैं और जो भी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर के बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक चीज उभर करके बिल्कुल सामने आई है कि हम पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ था उससे परे हो गए हैं। हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को नहीं मानेंगे। आप देखिए कि एक न्यूक्लियर स्टेट, उसके साथ खड़ा हुआ एक और न्यूक्लियर स्टेट यानी कि चाइना, और बावजूद उसके हमने उनके बिल्कुल अंदर हार्ट में जाकर के हमला किया है। जो न्यू नॉर्मल जिसकी बात हम कर रहे हैं, या जो न्यू स्ट्रेटेजिक जो हमने चीज जो डेटरेंस तैयार किया है, वो डेटरेंस ये है कि हम पंजाब में जो उनका हार्टलैंड है, कहां हमला हुआ है, रावलपिंडी पे हुआ है, रायबंड पे हुआ है, रहीम यार खान में हुआ है, बहावलपुर में हुआ है, मुरीदके में हुआ है, पहले कहीं और। तो ये मेरा मानना है कि जो नया नॉर्मल है वो ये है कि हम किसी भी जगह हमला करने में सक्षम है और कहीं भी जाकर के हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है वो निकल करके सामने आया है। पूर्णिमा, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और प्लीज वन मोर थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका कनेक्ट है, वो कनेक्ट ये है कि हमने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का एक बहुत जबरदस्त डिस्प्ले किया है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनसली बिल्ट जो हमारे जो वेपन सिस्टम्स हैं, वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ब्रह्मोस हो, आकाश तीर हो या और भी कोई हो, उसका एक बहुत जबरदस्त मैसेज पूरी दुनिया को गया है। और एक मैसेज गया है कि चाइना का जो इक्विपमेंट है वो कहीं ना कहीं फेल रहा। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से टेक अवे इसका है। इसको हमको परसुएड करना पड़ेगा। पूर्णिमा, मेरे शब्दों को सब सुनिए, अभी हमको अपने कैपेसिटी बिल्डिंग को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। ठीक है सर। शाजिया आलमी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। शाजिया, आपका भी स्वागत करती हूं। प्रधानमंत्री आज कानपुर में मौजूद थे और कानपुरिया अंदाज में उन्होंने कहा कि दुश्मन कहीं पर भी हो हौंक दिया जाएगा, और ऐसा हौंका गया है कि शहबाज शरीफ खुद अब ये बात बता रहे हैं कि हम तो तैयारी करते रह गए और भारत ने हम पर हमला कर दिया। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूती देते हुए और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए ऐसी सूरत दिखाई है कि चेहरे से शिकन जा नहीं रही है। बिल्कुल, और मैं खुद कानपुर की हूँ तो मुझे इस कानपुरिया अंदाज का थोड़ा बहुत अंदाजा है, और बहुत ही मुझे लगता है साफ तौर से, साफ गोई से प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है, साफ कह दिया है, और कई बार पहले भी कहा है कि जो हमारी पुरानी जो डॉक्ट्रिन रही भी है सालों साल की, लेकिन अब उसमें किसी भी तरह से चरमपंथियों से लड़ने के लिए नरमपंथी बनने का कोई भी मुझे लगता नहीं है कि इसके लिए कोई भी गुंजाइश कहीं पे भी है। स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट का वक्त खत्म हो गया है और एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और हम लोग किसी भी तरह से आंख में आंखें डालकर रिटेलिएशन और जवाबी कार्रवाई किए बगैर नहीं चुप बैठेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हर एक लेवल पर डिप्लोमेटिकली भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाकर अपनी बात भी कहेंगे। जहां तक हमारे भी आर्मी के तौर पर, वेपनरी के तौर पर अपग्रेड या मॉडर्नाइजेशन की बात है, वो भी उतनी जरूरी है जिसका जिक्र अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भाई साहब भी कर रहे थे। और इसी तरह से मुझे लगता है कि पीओके भी जमीनी हकीकत बनेगा। लेकिन जिस तरह से हमारे ही देश में सबसे पुरानी पार्टी जिसके वजह से सारी दिक्कतें हैं, चाहे वो पीओके की हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 48 में क्या, 47 में क्या हुआ, फिर हम जानते हैं कि क्या हो सकता था 71 के बाद, किस तरह से कितने हमारे प्रिजनर्स बंधक थे, उनके हमारे पास से 93,000, उसके बावजूद भी हम इतने कंसेशंस हमने उनको दिए। हमारे 58 थे प्रिजनर्स, और हमारे जो 58 प्रिजनर्स थे उन्होंने मार के उनको बंद करके कैदी बनाकर मार दिया, कुछ नहीं हम लोग ने किया। तो हमारे पास मौके रहे हैं, एक बार नहीं कई बार इस पीओके की समस्या को खत्म करने का, कम करने का, लेकिन बजाय उसकी बात करने के आज के दौर पर एक पार्टी लगातार, जो कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, वो ये सवाल पूछ रही है
और वो ना तो मानना चाह रही प्रधानमंत्री जी की बात, हम समझ सकते हैं। DGMO की बातें मानना नहीं चाह रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री को तो बुरे बुरे नाम और शब्द से उनको मुखातिब कर रही है, का नाम दे रही है। ना सिर्फ ये, जो हमारी सैन्य बल है, जो हमारी शक्ति है, जो बाकायदा हमारी ब्रीथिंग्स के जरिए जो हमने अचीव किया है, तो उसका जिक्र नहीं करना चाह रही है, बल्कि ये पूछना चाह रही है कि हमारी सॉवरेनिटी अंडरमाइन हो, हमारी बात कितना हमारा नुकसान हुआ है, जिसके बारे में बाकायदा विक्रम मिश्री जी ने कहा है जो नुकसान हुआ नहीं हुआ है समय आने पर हम बताएंगे। पर ये नहीं पूछ रही कि हमने क्या टारगेट अपना स्टैब्लिश किया है, क्या हम वो कर पाए कि नहीं कर पाए, पाकिस्तान का हमने कितना नुकसान किया है। बजाय वो सवाल पूछने के कांग्रेस पार्टी आज के दिन ये सवाल पूछ रही है। ठीक है। ना सिर्फ ये शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, जो दलगत राजनीति से उठकर, जैसे कि होना चाहिए, पूरे भारत वर्ष के पार्लियामेंट के प्रतिनिधि मंडल के एक ऑफिशियल डेलीगेट के हिसाब से के किरदार निभाते हुए जो शानदार काम को और बाकी पार्लियामेंटेरियंस की तरह ग्राउंड रिपोर्ट, फील्ड रिपोर्ट, फैक्ट रिपोर्ट सामने रख रहे हैं, उनको अंडरमाइन कर रहे हैं, उनको विलेन बना रहे हैं, खुद कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे इतना अफसोस भी हो रहा है, शर्म भी आ रही है। अच्छा, इतने सर्जिकल स्ट्राइक्स आपने किए थे, तो DGMO को जो RTI दिया गया था उसमें जिक्र क्यों नहीं? अगर किया था तो आपने क्यों नहीं अपने सैन्य बलों की तारीफ की, उनको श्रेय दिया? क्यों आप गुपचुप रहे? और सवाल ये है कि क्या ये है कि 71 में हमने जो अचीव किया था उसके आगे कुछ भी नहीं है? ये क्या है? एक ही तो देश है ना। तब वो प्रधानमंत्री थी, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पहले इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। कि हम, मैं, तुम, वो ही कहाँ हो गया? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस एक बहुत ही कंफ्यूज अवस्था से गुजर रही है और अपने आत्मघाती हमला है, जहां तक उसके खुद की विश्वसनीयता की बात है। जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं, लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया कि भाई उस वक्त क्रेडिट की जो बात आपने की, शाजिया, ये तो कह रहे हैं ना कि हम काम करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं, बीजेपी की तरह, जैसे बीजेपी प्रचार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, एक तरफ जहां पर पाकिस्तान ब्रह्मोस की ताकत को कबूलनामे के तौर पर सामने रखता है खुद शहबाज शरीफ, ये कहते हैं कि हम तो तैयारी कर रहे थे और हम तैयारी करते रह गए, भारत ने हम पर हमला कर दिया। भारत अपने स्वदेशी हथियारों की बात करता है, स्वदेशी हथियारों की ताकत की बात करता है, तो आपको वो शोकेस क्यों लगता है? कांग्रेस को शोकेस क्यों लगता है आत्मनिर्भर भारत में स्वदेशी हथियारों की मजबूत होती ताकत को? पूर्णिमा जी, सेना ने जिस तरीके से अभी 3 दिन में ऑपरेशन सिंदूर में कार्य किया, उसके लिए हर भारतवासी शत शत नमन करता है। सेना की शौर्य को, सेना की बलिदान को और सेना की वीरता पर तो कोई सवाल ही नहीं। सवाल हम अभी पढ़ रहे हैं, शाजिया जी ने बड़ी बड़ी बातें कह दी, पर सीधा सा सवाल है, आप सेना के नाम पर पोस्टर्स लगा रहे हैं, आप सेना के नाम पर रोड शो कर रहे हैं, आप सेना के नाम पर मैं, मी और माई सेल्फ कर रहे हैं, पर आप सेना के सम्मान को कब अपहेल्ड करेंगे? आपने, भारतीय जनता पार्टी ने विजय शाह को, एक से हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ये देश की आधी आबादी की हर औरत जो सिंदूर लगाती है, जिसके सिंदूर पर हमला हुआ था 22 अप्रैल की रात में, उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, उससे इन्होंने आतंकवादियों की बहन कहा। पर भारतीय जनता पार्टी में मजाल की किसी की बोलती बंद हो गई हो, मजाल की किसी ने कोई एक्शन ले लिया, कोर्ट तक ने कह दिया गटर छाप भाषा, पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी। इनके उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी कहते हैं कि भारतीय सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक है। न सेना ना 62 में नतमस्तक रही, न सेना 65 में नतमस्तक रही, न सेना 99 में रही, और न सेना कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आती जाती रहेंगी, पर सेना कभी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकती। पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कर्नल सोफिया कुरैशी की परिवार को लोकल कलेक्टोरेट, ये उनके परिवार का बयान है इंडिया टुडे को लेकर, लोकल कलेक्टोरेट ने बुलाया कि आप मोदी जी की रोड शो में आइए, फूल बरसाइए। जिस परिवार के ऊपर मोदी जी को, जिस परिवार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी या हर भारतवासी को फूल बरसाना चाहिए, वो सड़क के किनारे खड़े होकर मोदी जी के रोड शो में फूल बरसा रहे, पर सेना का अपमान नहीं हो रहा। आज आप इंडिजिनस की बात करते हैं, हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे S-400 हो, चाहे जिस तरीके से ड्रोन अटैक का इन्होंने हर एक
पाकिस्तान को तो मैं पाकिस्तान कहूंगी नहीं, ना पाकिस्तान है, आतंकिस्तान है, आपने बिल्कुल सही नाम दिया। वो तो एक टेरर स्टेट है, वहाँ आर्मी आईएसआई के अंडर काम करती है और आर्मी चलाती है। तो जिस तरीके से सेना ने उसको एकदम माकूल जवाब दिया, उसको सेना को जितने सैल्यूट दिया जाए वो कम है। पर कल एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल, हम सबने इंडियन एयरफोर्स की भूमिका देखी कि आपने इस लड़ाई को जमीन तक नहीं आने दिया, आपने उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया, इतने एयर बेसेस ध्वस्त कर दिए। पर वो कल ये बात उठा रहे थे कि डिफेंस डील साइन हो जाती है, पर वो नहीं होते। और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का रेज्यूम हम सब जानते हैं, वो एक फाइटर पायलट से उठे हैं और उन्होंने ये जो सारी चीजें देखी हैं उसको लेकर वो कर रहे हैं। तो ये बात कांग्रेस की और उसकी नहीं है, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप 10 दिन से बात चल रही थी, आप घर घर सिंदूर जो बांटेंगे। आज अमित मालवीय जी ने, जानती हूँ प्रेशर आ रहा था पूरे देश में। पूजा जी एक बात बताइए, कभी कभी ऐसा महसूस क्यों होता है कि कांग्रेस मजबूरी वाली राजनीति करने के लिए मजबूर है? क्योंकि विपक्ष में है, क्योंकि विपक्ष में है तो राजनीति करनी है। और मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी की तरफ से, जिन लोगों की तरफ से बयान दिए गए, क्या बीजेपी ने उन बयानों का खंडन नहीं किया? और साथ ही साथ अगर किया गया, और अगर साथ ही साथ पूजा जी किया गया, तो क्या कांग्रेस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को बेमानी बताने वाले लोगों की कमी है क्या? ये बताने वाले लोगों की कमी है क्या कि पाकिस्तान के साथ हमें 1-on-1 नहीं करना चाहिए? क्या ये बताने वालों की कमी थी क्या कि पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए? ये बताने वालों की कमी थी क्या? जिस दिन रात में आपको भी सबको डिफेंस के थ्रू पता चला, जिस दिन रात में पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो चुका है, ये शहबाज शरीफ बाद में बता रहे हैं कि प्रभु से अटैक हुआ, जिस दिन ये बात पब्लिक डोमेन में आई, चाहे पत्रकारों को चाहे नेताओं को, सारा का सारा विपक्ष लामबंदी से सरकार के साथ खड़ा था कि आप जाइए एक्शन। और नींबू मिर्ची कौन लटका रहा था फिर पूजा जी? विपक्ष के नेता सब नींबू मिर्ची कौन लटका रहा था? किसी ने, मैं जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही हूँ, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। नींबू मिर्ची किसी ने नहीं लटकाई उसके बाद? आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि नींबू मिर्ची किसने लटकाई थी, बस इतना बता दीजिए आप मुझे बोलने दीजिए। साथ में ये भी बोलिए, लेकिन साथ में ये भी बताइए मुझे बोलने दीजिए कि नींबू मिर्ची लटकाने वाला कौन था? कि प्रधानमंत्री जी को एक जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए। चाहे 62 में 27 साल के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने बीच युद्ध के समय जॉइंट सेशन बुलाया था और प्रधानमंत्री को एडवाइस नहीं किया गया था, पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि सारी बातें सच्चाई। जॉइंट सेशन में आप स्ट्रैटेजिक बात मत कर दीजिए, आर्मी हमें स्ट्रैटेजिक बातें बता रही है, पर जॉइंट सेशन की आज तक बात नहीं हो रही है। अब मैं सुन रही हूँ कि इमरजेंसी को कंडेम करने के लिए जॉइंट सेशन आ रहा है, पर आज तक ऑपरेशन सिंदूर पे जॉइंट सेशन नहीं हुआ। आपने नहीं जो नींबू लगाकर जो बाकायदा मजाक उड़ा रहे थे, हमारे वेपन्स का मजाक उड़ा रहे थे, जो आपके एमपीज पर हो चाहे बिहार हो चाहे आंध्र प्रदेश बोल रहे थे, इस पर तो आप चुप है, इस पर तो बोला जा रहा है। जवाब देंगे पूजा जी, जवाब देंगे, क्यों जवाब ले लीजिए। संसद वहाँ प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं, प्रधानमंत्री मेरे भी है, आपके भी है, हम सबके हैं। उनका फर्ज नहीं है कि वो देश के सांसदों को जॉइंट सेशन में ये बताएं, पर आज जलन हो रही है। शशि थरूर जी जब देश की बात कर रहे हैं, क्यों जल नहीं आए, एक बार ऑल पार्टी मीटिंग्स में नहीं आए। जल भुन रहे हैं राहुल गांधी, इतने इनसिक्योर क्यों है राहुल गांधी? क्या देश सौदे करे उन्होंने? हम सरकार से सवाल उठाएंगे सिक्योरिटी, मतलब बहुत ही हद कर दिया आपने बात। पूजा जी जवाब ले लीजिए, पूजा जी जवाब ले लीजिए, पूजा जी जवाब ले लीजिए, बोलिएगा शाह। मतलब आप जरा देखिए, एक एक सवाल जो पूछे गए, चाहे वो सिद्धारमैया जी के बारे में पूछा जाए, या फिर उनके मंत्रियों के बारे में पूछा जाए, या हिमाचल प्रदेश के स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में पूछा जाए, या फिर जयराम रमेश के उस बयान के बारे में पूछा जाए जिसमें वो पार्लियामेंटेरियंस का, यानी कि हमारे देश की एमपीज की तुलना बाकायदा दहशत गर्दों से कर रहे हैं, आतंकवादियों से कर रहे हैं। कह रहे वो 4 आतंकवादी घूम रहे हैं और ये जैसे वो भी घूम रहे हैं जैसे कि एमपीज घूम रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए। किस तरह के लोग हैं ये? हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। मैं इनकी जगह होती तो मैं सामने नहीं आती, मैं बाकायदा इस्तीफा देती कि इस तरह की पार्टी जो अपने ही लोगों को बदनाम करती है, विलीफाई करती है क्योंकि वो देश के लिए बोल रहे हैं, मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं होना चाहती। ना सिर्फ ये, कोई भी अगर इंसान होता जिसमें जरा सी गैरत होती और देश प्रेम होता, गैरत। और आप सोचिए शशि थरूर क्या शानदार तरीके से उस बात को रख रहे हैं। हम बहुत सारी बातों में हम उनके साथ नहीं आंख से आंख मिलाकर देखते हैं, और वैसी चीज और हमारी तो आप जानते हैं क्या सोच रही है लगातार, इतनी मतलब किस तरह से
विचारों का आदान प्रदान होता है, कभी भी किसी बात पे सहमति नहीं बनी। लेकिन पूरी तरह से मैं कहूंगी, चाहे वो हो या मनीष जी हो या और पार्टियों के जितने भी सांसद हो, इंक्लूडिंग मनीष तिवारी जी, सलमान खुर्शीद जी, उनकी तो सुन लेते। ये ऐसा किस तरह का ये इंसान है राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, पर इंडिया का तो है ना आखिरकार। आप वो सवाल पूछवाना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान दरअसल अपने स्लीपर सेल्स के जरिए डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के तहत अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत से पूछवाना चाह रहा है। और आप ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2019 की ये बात है, बाकायदा हिना माजरी की रिपोर्ट है। उन्होंने बाकायदा, पाकिस्तान की मंत्री ने एक रिपोर्ट जिसमें भारत के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें थी, उसमें बाकायदा राहुल गांधी का साइट करते हुए, कोट करते हुए उनकी वक्तव्य को दर्ज करके बताया है कि वहां पे तो राहुल गांधी भी ऐसा कहते हैं इस देश के बारे में, वो लेकर यूनाइटेड नेशंस गई हैं। तो ये रोल हो गया कांग्रेस का। तो शर्म क्या आनी चाहिए भाई। मुझे शर्म आती है कि ऐसी ऑपोजिशन पार्टी मेरे आए, मुझे शर्म आती है। आपको तो बहुत ज्यादा आना चाहिए पूजा। और सिर्फ कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस में इतने नेता हैं जो इस वक्त दलगत राजनीति से उठकर ऊपर आकर देश की बात कर रहे हैं, फैक्ट रिपोर्ट पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाकर कह रहे हैं ये हुआ था, ये असलियत है। खुद शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि फजर की नमाज के वक्त से पहले हमने सोचा था कि हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले ही, भोर होने से पहले ही अटैक हो गया। वो खुद कह रहे हैं। तो आप तो वो कह रहे हैं, आपने तो पाकिस्तान को भी मात दे दी। आप तो पाकिस्तान परस्ती में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ाया। आप इतने ज्यादा भारत विरोधी कब से हो गए? ठीक है, मोदी जी बहुत एक प्रबल आपके लिए प्रतिद्वंदी है। ठीक है पूजा जी, आपका जवाब लेने से पहले, पूजा जी एक बार आपका जवाब लेने से पहले जरा एक बार सेठी साहब आपके पास आना चाहूंगी, फिर संजय राणा जी आपके पास। सेठी साहब, जिस तरीके से अभी एक कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल स्ट्राइक थी, पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी इसका लेने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, सियासत के लिहाज से क्या कांग्रेस इस क्रेडिट पॉलिटिक्स को आधार बनाकर बीजेपी को घेरने का प्लान बना रही है? क्योंकि जाहिर है कि जन समर्थन बीजेपी के लिए बढ़ रहा है और वो चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से देखा भी जा सकता है। बीजेपी को उसका फायदा होगा या नहीं होगा वो एक दूसरी बात है, लेकिन क्या कांग्रेस को इस बात का डर है कि बीजेपी इसका क्रेडिट लेते हुए चुनावी फायदा उठा लेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे देश का मामला है। हमारे देश की जो सेना है उसके पराक्रम का, उसके शौर्य का, उसकी बहादुरी का एक इतिहास रहा है, एक परंपरा रही है। और उन्होंने हमेशा, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, सेना ने अपना शौर्य, अपना पराक्रम, अपनी बहादुरी पूरे देश को नहीं पूरे संसार को दिखाई है। और आज अगर ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसमें सेना ने पूरे देश का, पूरे देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा करा है। इसके अंदर अगर हमारे किसी राजनीतिक पार्टी से हमारे चाहे वैचारिक मतभेद हैं, चाहे राजनीतिक मतभेद हैं, हम किसी और प्लेटफॉर्म पर उनसे लड़ लेंगे, उस बात को कर लेंगे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, जब भारत की बात आती है, जब पाकिस्तान की या किसी और देश की जो हमारे साथ दुश्मनी रखता है, उस समय हमें एक आवाज में अपने देश के साथ खड़े होना चाहिए। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अपने पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर, अपनी राजनीतिक पार्टी से और अपनी राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे मैं किसी और पार्टी को बिलोंग करता हूं, चाहे कांग्रेस को बिलोंग करता हूं, लेकिन इंडिविजुअली मैं भारतीय हूं और मुझे अपना भारतीय होने का फर्ज अदा करना पड़ेगा। ये हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर राजनीतिक पार्टी को सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि जो देश है वो राजनीति से और राजनीतिक पार्टियों से बहुत बड़ा है। और क्योंकि अभी पूजा जी ने अटल बिहारी वाजपेयी का ही जिक्र किया था, तो मुझे उनकी वो लाइनें और उनका वो भाषण जो काफ़ी वायरल रहा है हमेशा से कि पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, बनती रहेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जाए। जी आपके पास आते हैं दो पहलुओं पर। एक,
प्रधानमंत्री मोदी का राज्यों में दौरा, जहां जहां पर चुनाव होने हैं आने वाले वक्त में, क्या बीजेपी को लगता है कि एक पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, जैसा विपक्ष का आरोप है? दूसरा, अगर कांग्रेस ये कहती है कि मोदी सरकार अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता को छिपाने के लिए सिंदूर को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, क्या वाकई में कोई राजनीतिक या कूटनीतिक विफलता बीजेपी की आपको नजर आती है, खासतौर पर जब पाकिस्तान में हाई तौबा मचा है? गुड इवनिंग पूर्णिमा, गुड इवनिंग फेलो पैनल। देखिए, ऐसा होता है, जहाँ तक बात हो रही थी राजनीतिक कूटनीतिकता की, तो उसमें कोई भी संचय नहीं है बोलने में कि भारत की कूटनीति आज के दिन में कहीं ना कहीं वर्ल्ड ओवर में नंबर 1 पे मैं इसको मान के चलता हूँ, अगर पुरानी सरकारों से, पुरानी नीतियों से अगर तुलना की जाए। अब हमारी बहन कांग्रेस की एक बोल रही थी कि 62 की लड़ाई में नेहरू जी ने पार्लियामेंट्री मीटिंग मतलब बुलाई थी। भैया, आपको ना समझना पड़ेगा वॉर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है और अभी की सिचुएशन क्या है। जो वॉर स्टार्ट हुई थी 20 अक्टूबर 1962 को स्टार्ट हुई थी और 21 नवंबर 2062 को खत्म हो जाएगी। 8 नवंबर को बुलाया गया था पार्लियामेंट्री सेशन, और पार्लियामेंट्री सेशन बुलाना जाता है जब वॉर ऐसी सिचुएशन होती है, और ये वॉर नहीं है। तो कृपया करके अंतर दोनों का समझना जरूरी है बिफोर बोलने से पहले। तो ये मत बोलिए कि नेहरू जी ने बड़ा महान काम किया था, वो प्रोटोकॉल के तहत था। रणनीति की बात है, ये देखिए, रणनीति अगर अच्छी ना होती तो आप सोचिए, हम जाके किसी दूसरे देश में अटैक कर लेते और जो विरोधी देश थे, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, उनकी हिम्मत नहीं हुई हमारे ऊपर आंख उठाने की, आंख उठाकर देखने की। जहां तक अमेरिका, वो भी खड़ा रहा, वो भी एक तरह से हमें देख रहा था, एक सपोर्ट कर रहा था। लोग उसको दूसरे तरह से दे सकते हैं, वो ट्रेड वॉर अलग होगा, लेकिन कूटनीति के तौर पे आज के दिन में भारत कहीं ना कहीं, भारतवर्ष है जो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे है, कहीं ना कहीं सभी लोग इसको उस रूप से देखते हैं कि यहाँ पे आने पे समस्या का समाधान हो सकता है, और कहीं ना कहीं समाधान हुआ है। और अभी देखिए, काफी राजनीतिक पार्टी के एमपी पार्लियामेंटरीज गए हुए हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इसमें भी कांग्रेस को विरोध नजर आ। पहली ये पार्टी है जो अपने देश में बैठ करके अगर अपने देश के विरुद्ध काम कर रही है। राफेल कितने गिराए गए इस पर चर्चा कर रही है। ये ऐसी पार्टी है, पूछ रही कितने सैनिक मारे गए। अरे 1971 की बात करते हैं, 1971 का वॉर तो आपने अपने महत्वाकांक्षा में झोंक दिया था। तकरीबन 9,500 सैनिकों को आपने एक तरह से घायल कर दिया था और 6,100 सैनिकों को मरवा दिया था। किस लिए मरवा दिया था? इन्फ्लेशन आज तक का सबसे ज्यादा आपके जमाने में हुआ था, 28% 1974 में, इंदिरा गांधी जी के जमाने में। तो ये मत बोलिए, आज के दिन में बात को मानना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पे नो डाउट भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इसलिए फायदा होगा। 1971 में इंदिरा जी को फायदा हुआ था, आज के जमाने में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। देखिए, जो भी सत्ता में रहता है और कार्य करता है, देश के हित में काम होता है, तो देशवासी का कहीं ना कहीं झुकाव जो होता है वो उस पार्टी की तरफ हो जाता है जो सत्तारूढ़ होती है। और आज के दिन में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जहां तक बात हो रही थी इनकी कांग्रेस की, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जो 2 ऑपरेशन 2016 में और 2019 में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया था, कहीं ये भी उनके पक्ष में चला जाए। भैया, पक्ष विपक्ष की बात नहीं हो रही है। ओवैसी साहब ऐसा नेता, सोचिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के हित में खड़ा होकर के विदेशों में गुणगान कर रहा है, और आप ऐसे पार्टी होकर के अपने सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, अपने लोगों पर प्रश्न उठा रहे हो, अपनी भारतीय सेना पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो और अपने नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। आप प्रश्न चिन्ह उठाओ, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरो, लेकिन सरकार को घेरने के लिए आप उचित समय का इंतजार करना चाहिए, उचित समय का इंतजार करके पार्लियामेंट्री सेशन बुलाने की बात करनी चाहिए था। ये समय अनुकूल नहीं है आपके अनुसार। लेकिन सिंदूर का भी अपमान, आप बोल रहे थे कि 22 तारीख के बाद से हमारे कोई नेता ने कुछ नहीं बोला। अरे भाई, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या बोला था, सीधा रहीमैया साहब ने क्या बोला था, मणिशंकर अय्यर साहब ने क्या बोला था, चंद्र कुमार जी ने क्या बोला था। मैं 6 कांग्रेसियों के नाम बता देता हूं जिन्होंने प्रश्न उठाए थे। ये पहली पार्टी है जिसने प्रश्न अपने लोगों पे उठाए हैं, दूसरों पे नहीं उठा पा रहे हैं। आप पाकिस्तान को उठाइए। पॉजिटिव बात भी ऐड कर देती हूँ राणा साहब, सलमान खुर्शीद ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर में खुशहाली आई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप कह रहे हैं, अब बिल्कुल कोई शक नहीं है। आप जाके देख लीजिए, वहां का जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, चाहे वहां पे जो हमारे यात्री गण गए हैं वहां पे वो देख लीजिए, कहीं ना कहीं चीजें बढ़ी हैं, सबका लाभ हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो ये चीज मानना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। 2017 के अंदर जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था 1527 करोड़ रुपए था, आज के दिन में 1,46,000 करोड़ रुपए हो गया। कभी हम हमेशा आयात करते थे, हम निर्यात कर रहे हैं। तो कम से कम देखिए, गलतियां सबसे होती हैं। हम कहते हैं कोई भी शासन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो सही काम हो रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, सिर्फ आलोचना करने से काम नहीं बनेगा। जहां तक बात हो रही थी कि भाई हमने विदेशों में बहुत डंका फोड़ा था, आप जाकर के मत्था टेक आए हो, तो मत्था टेकना 1959 में नेहरू जी बाबर के मजार पे गए थे, 68 में इंदिरा गांधी जी गई थी, 2005 में राहुल गांधी गए थे। तो मत्था टेकने की परंपरा तो आप क्या है? मत्था टेकना
भारत का कोई नेता या भारत का कोई वासी पाकिस्तान नहीं जाता। पाकिस्तान को नस्तानाबूद करने के लिए हम सक्षम हैं। कृपया करके अपने देशवासियों के साथ खड़े हो जाइए, अपनी देश के जनता के हित के लिए खड़े हो जाइए और अपने देश की बातें करिए। आप पाकिस्तान की पक्ष लीजिए, पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं, और स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान। अनुज माथुर साहब को जोड़ना चाह रहे हैं अनुज जी जल्दी से, फिर उसके बाद पूजा जी शाजिया आपके पास आती हूँ। मैं बहुत जल्दी से, मुझे थोड़ा सा टाइम, क्योंकि इसकी वजह बताता हूँ। 2-3 चीजें मैं राइट पर्सपेक्टिव में रख देना चाहता हूँ। एक चीज तो ये होती है कि जो वॉर्स होती है उनका जो डीक्लासिफिकेशन होता है वो कई दशक के बाद होता है। तो एक इस प्रकार का प्रश्न पूछना कि हमारा क्या नुकसान हुआ या उनका क्या हुआ या ये हुआ, ये प्रश्न बिल्कुल सही नहीं है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है DGAO को कॉन्फ्रेंस में 9 तारीख को या 8 तारीख को, और उसमें उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। लड़ाई हो रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उनको पीटते चले जाएं और हमारा कुछ ना हो। लड़ाई में हर तरफ नुकसान होता है, लेकिन जो हमारे सारे पायलट्स वापस हैं, इसका मतलब कोई नुकसान एयरफोर्स को नहीं हुआ। दूसरी बात, जो अगर आप बिल्कुल रियलिटी पूछ रहे हैं कि क्या नुकसान है, दैट विल बी एडवांटेज एनिमी, ये जवाब आ चुका है। अब इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। तो आज भी जो जय हिंद रैली हो रही है हैदराबाद में, उसमें रेवंत रेड्डी जी कह रहे हैं कि आप उसका जवाब दे दें, पहली बात। दूसरी बात जो होती है, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या चीज हमारे राष्ट्र के लिए अभी जरूरी है। मेरे ख्याल से जहां तक हो सके सेना के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करने से, अगर हम सेना का राजनीतिकरण कर देंगे, लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, वो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आपकी सेना बहुत जबरदस्त है, उसको अपना काम करने दीजिए। आज की सेना का जो लीडरशिप है वो बहुत आला दर्जे का है, और उन्होंने इन 3-3.5 दिनों में इस बात को सिद्ध करके दिखा दिया है। जल, थल, नभ, स्काई और स्पेस, हर जगह से उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया है। तो मेरा ये मानना है कि इसको आप छोड़ें, और कोई भी प्रश्न जो कि कैजुअलिटीज पे है या हमारे जो फिजिकल नुकसान हुए हैं, वो प्रश्न अभी डिक्लासिफाई नहीं किया जा सकता। मैंने 4 दशक फौज में रहा हूं, लड़ाइयां देखी हैं मैंने बहुत सारी। तो मुझे आप ये सवाल को मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें छोड़ देना चाहिए। और दुश्मन देश के लिए कम से कम एडवांटेज क्रिएट नहीं होनी चाहिए सर, दुश्मन देश के लिए एडवांटेज क्रिएट नहीं होनी चाहिए। पूजा जी आपका जवाब लेना चाहूंगी, और साथ ही सर मैम ये भी बोल रहे हैं लोग साथी कि आपको कल आकर ये बताना पड़ा कि जब यूपीए काल था तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई की। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि किसी ने रोका था क्या आपको सेना के शौर्य को सेलिब्रेट करने के लिए? किसी ने रोका था आपको सेना की पीठ थपथपाने के लिए कि सेना की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? आपने सेना के शौर्य को क्या अंडरमाइन नहीं किया, और गवर्नमेंट ने क्या उसका टोटल क्रेडिट नहीं लिया? देखिए, सेना के शौर्य को हमने कब अंडरमाइन किया? क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज 5 जिसको आप सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, वो 5 अभी गिना दूंगी मैं आपके सामने। पर सेना के नाम पर हमसे एक ही गलती हुई पूर्णिमा जी, ये बात मैं बिल्कुल आपके सामने साफ गोई से एक्सेप्ट करती हूँ। इस पे वोट नहीं मांगे, चाहे पुलवामा पे वोट नहीं मांगे, पहलगाम पे वोट नहीं मांगे। मनमोहन सिंह के जी ने जाके ये नहीं कहा कि मेरे रगों में गर्म सिंदूर बहता है। मनमोहन सिंह ने ये नहीं किया। मनमोहन सिंह ने 22 मिनट में कर दिया था, ये नहीं किया। सेना को अपना काम करने दिया, साइलेंटली काम करने दिया। और सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आपके सामने है कि वो जब 2 जवानों के हमारे सर काट के लेके गए थे, तो सेना ने पाकिस्तान में घुस के 3 जवानों के सर काट के लाए थे। पर इसका हल्ला नहीं मचाया गया, क्योंकि वो हमारी नेशनल पॉलिसी रही थी। पर अब तो सेना के नाम पे सेना के फोटोज छप, सेना की ड्रेस पहन कर फोटोज छप रहे हैं, एविएटर्स लगे हुए हैं, सेना के नाम पर भरपूर राजनीति हो रही है। और सवाल यही है कि सेना और सरकार एक नहीं है, देश और सरकार एक नहीं है। अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, अगर बॉर्डर एरिया से 200 किलोमीटर अंदर आके 4 टेररिस्ट ने हमारे 22 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उठा दिया, तो सवाल सरकार से पूछे जाएंगे इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। अभी संजय जी मत्था टेकने की बात कर दी, तो मोदी जी मत्था टेकने नहीं गए थे, केक खाने नहीं गए थे? आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर क्या मत्था टेकने नहीं गए थे जब उन्होंने जिन्ना को महान कहा था? तो आप इस तरीके की बात ना करिए। और अभी शाजिया जी शर्म की बात कर रही थी, तो शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि इस देश के प्रधानमंत्री अपने सांसदों से बात नहीं करना चाहते। वहीं एलओपी जाके अपने, जिस दिन वो भारत में पहुंचते अपने विदेशी दौरे को कट शॉर्ट करके, वहां वो कश्मीर जाते हैं लोगों से बात करने। जहाँ एलओपी जाते हैं पुंछ में कोलैटरल फायरिंग में, लोगों जिन लोगों ने जान गंवाई है, जिन लोगों ने माल गंवाया है,
उनसे बात करने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी बिहार, आंध्र प्रदेश हर जगह जाके वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री जी जाके ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं बंगाल में, क्योंकि हम सबको पता है बंगाल में वोट है, बिहार में वोट है, तो इलेक्शंस है तो ये है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने सांसदों को, जो सीट ऑफ पावर है, जो लोकतंत्र की सीट ऑफ पावर है, जो सेंट्रल सीट है, उसको बोल उनसे मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कि जब आपके नेता हमारी डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर को आतंकवादियों की बहन कहते हैं और आप लोगों में से कोई एक शब्द नहीं कहता। ये शर्म आती है मुझे, शर्म आती है जब आपके नेता कहते हैं कि सेना के सामने नतमस्तक हो गए। क्या इस बात पर भी शर्म आती है पूजा जी कि सेना को फ्री हैंड नहीं दिया गया? क्या इस बात पर भी आती है कि सेना को फ्री हैंड नहीं दिया गया? सेना हमारे देश में इतनी सक्षम है कि 65 में 47 में जब कबीलाई लोगों के पीछे सेना लड़ रही थी, तब भी हराया था 65। बोल रही है अमेरिका ने कहा था कि मैं अपना अनाथ प्ले की एक्टिंग कर रही है। संजय जी शारजा का जवाब ले लूं फिर उसके ड्रामेटिक्स में। लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? आप बता सकती हैं आपका सोर्स क्या है कि सेना को पूरी तरह से कार्ड ब्लांच नहीं मिला और पूरी तरह से इजाजत नहीं मिली? कि कहाँ से मिली आपको इन्फॉर्मेशन पूजा जी? राहुल गांधी जी को किसी ने कान में आके बताया था? कोई कब्बा बता के गया था कान में काय करके उनको? क्या कह रही है आप? मैंने नहीं सुना। आपने कहा ना कि सेना को पूरी इजाजत नहीं दी गई इस बार, तो किसने बताया आपको या राहुल गांधी को? किसी कब्बे ने, किसी चिड़िया ने कान में बताया? कौन था वो? सेना ने 65 में हराया था, सेना ने 71 में 2 टुकड़े किए थे और सेना ने 2025 में भी किया। सेना को किसी को फ्री नहीं, आप समझ नहीं पा रही है शायद, या तो कुछ ज्यादा ही आप बोल रही हैं। तो वो देश के ओवर एक्टिंग आपसे हो गई। लेकिन जिस तरह की बातें करती है ना, सुनिए मैडम जो देश की बात होती है, मिलिट्री ऑपरेशंस की बात होती है और हमारे एयरफोर्स की बात होती है, और इस तरह से हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, थोड़े समझकर, थोड़ी मैच्योरिटी के साथ, थोड़ी गंभीरता के साथ बात ही कर रही हूँ ना। सुनिए मैडम, और वोट की बात कर रही है ना, आप चलिए, आप खुड़िए, आगे जाएगा। सुनिए, आप चलिए, आप पूजा जी जवाब ले लीजिए, पूजा जी जवाब ले लीजिए, पूजा जी जवाब ले लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है आपको पूरा हक है, अगर आप चाहती है जलना, आप जल बुन के राख हो जाएं। आपको अपने ही एमपीज पर आप तोहमत लगवा रही हैं, पवन खेरा से, उदित राज से, तो आपको पूरी तरह से आप कीजिए। अगर आपको लग रहा है जो आप कर रही हैं, जो आपकी अभी रणनीति है, जिस तरह से आप बेइज्जत करा रही हैं अपने ही सांसदों को, जो दुनिया भर में जाकर देश के में ऑपरेशन सिंदूर की बैक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो आप कीजिए अगर आपको लगता है आपके फायदे के लिए। और रही बात ईर्ष्या की, जलने की, वोट्स की, तो भाई वही मोदी जी लगातार जीतते आ रहे हैं और लोग जानते हैं कि कौन है एक असली वीर, जिसकी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति के चलते इतना कामयाब ऑपरेशन, अभी ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक से, जिसमें हमारी जीत भी है। और जो पूछता है कि हमारा अगर नुकसान हुआ है, वो जानबूझ के पाकिस्तान के पूछे हुए सवालों को अपने लोगों से पूछवा रहा है। तो ये काम नहीं करेंगे मैडम। अगर आप सवाल पूछेंगी भी ना, और राहुल गांधी पूछेंगी भी और शीशा लीडर करने की कोशिश करेंगे आप भारत को या उसकी छवि को, तो नहीं करने देंगे। पूछते रहिए, चीखिए, चिल्लाइए, जाइए छतों पे खड़ी हुई है, चीखिए, चिल्लाइए, नहीं देंगे जवाब। विक्रम मिश्री जवाब आपके नेता भी पूछ रहे हैं, आपके वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी भी पूछ रहे हैं, उन्हें नहीं जवाब देंगे। कौन जवाब देगा? आपको किसी को इंटरेस्ट नहीं है। डीजीएमओ ने बात रख ली है, विक्रम मिश्री जी ने बात रख ली है, हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से पूछ रहे हैं, और हम यकीन करते हैं मैडम, यकीन करते हैं। आपने सवाल है, वही शशि थरूर जिसे आप जॉर्ज सोरोस का एजेंट कहते हैं, वही मनीष तिवारी जिनको अपनी सोच को दुरुस्त कीजिए। आपके पोस्टर बॉयज बन गए हैं, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि आपके पास नेता नहीं है, आपके पास नेता नहीं है देश की बात विदेश में ले जाने के लिए। आज देश बिल्कुल अलग पड़ गया है। आज कोलंबिया में शशि थरूर जी ने कहा, मैं बस ये जानना चाहती हूँ पूजा जी, मैं बस ये सोच रही हूँ, फिर क्लोजिंग कमेंट लेते हुए राणा जी खत्म करूंगी चर्चा को, कि जो बात आप कह रही हैं कि इनके पास नेता नहीं है, जो आपके नेता गए हैं जरा उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो बेमन से गए हैं। जो बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो पाकिस्तान के खिलाफ रख रहे हैं, क्या वो बेमन से रख रहे हैं? और जरा अपनी पार्टी के अंदर पूछ लीजिएगा कि शशि थरूर का नाम आपने नहीं रखा, इन्होंने चुना, तो आपकी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर कितनी समस्या हुई, जो आगे कितने दिनों तक शशि थरूर के खिलाफ जारी रहने वाली है, ये आप देख लीजिएगा।
ये ठीक है, official संजय जी। statement का पूर्णिमा संजय जी, जी, closing comment दे बस- दीजिए, बस फिर मैं हम खत्म। 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। देखिए डॉक्टर पूजा अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन इनका लगता है ज्ञान थोड़ा जरूरी है बढ़ाना। देखिए इन्होंने क्या बोला था, मत्था टेकने। देखिए मत्था कहाँ टेका जाता है, जहाँ पे दरबारी होते हैं। यानी 59 में मत्था बाबर क्या टेकने आप गए थे, 68 में आप गए थे। जहां तक प्रोटोकॉल की बात हो रही थी, मैं अरे बता रहा हूँ, अडवाणी जी जिन्ना के मजार पे गए थे, इसलिए गए थे जैसे गांधी जी हमारे हैं, वहां पे जिन्ना है पाकिस्तान में। मोदी जी प्रोटोकॉल के तहत गए थे, मत्था टेकने नहीं गए थे। नंबर 1 दूसरा नंबर 1 दूसरा अब ये बताइए, अक्साई चीन को जमीन आपने तकरीबन 32,000 हेक्टर आपने दे दिया, क्या खुशी में दे दिया था? आप पीओके की भी चर्चा कर रही थी, 72,000 हेक्टर पीओके आपने दान में दे दिया था। और सेना की बात नहीं, और 71 में सैनिकों का आंकड़ा भी है। अरे बता रहे 93,000 सैनिकों को छोड़ा और हमारे 54 सैनिकों को छुड़ा नहीं पाई। ये आयरन लेडी कही जाती, कौन सी आयरन लेडी थी भाई? इन्फ्लेशन 28% हो गया था, ये कौन सी आयरन लेडी थी जिनको कुछ समझ नहीं आता था? मानिक शॉ ना होते तो युद्ध ना जीत पाते। ये थी आपकी आयरन लेडी। ट्रंप के फोन कॉल पे ट्रेड के नाम पर अरे मैडम, आपको जब ट्रेड बिजनेस, ट्रंप का फोन कॉल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं आती, थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए उस पे, क्यों हुआ था। 10 तारीख को न्यूक्लियर जहाँ स्टेशन है वहां पे मिसाइल गिरा था और वहां पे रिसाव हो रहा था, तो रेडिएशन फैलने का डर था। शहबाज शरीफ जिन बातों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, अगर वो बात भी कांग्रेस के कान तक ना पहुंचे तो क्या उसे बार बार दोहराने का फायदा है? यकीन नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है। शाजिया, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, संजय राणा जी सेठी साहब, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।